आपके सामने है इंग्लिश रीडर लेसन नंबर 4 द फाइनल विक्ट्री। इस कहानी में एक छोटा लड़का जिसका नाम है आमिर आगा पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है। उसका दोस्त है हसैन जो पतंग उड़ाने में उसकी मदद करता है। साथ ही आमिर अपने पिता को बाबा कहकर पुकारता है। तो ये तीन कैरेक्टर्स की इसमें बात होगी। तो इस पूरी कहानी को नरेट कर रहा है खुद आमिर आगा। शुरू करते हैं इस कहानी को। यहाँ लिखा हुआ है, अफगानिस्तान में बहुत पुराने समय से एक रिवाज है कि सर्दियों के समय एक पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता की जाती है। इसकी शुरुआत सुबह के समय, जिस दिन टूर्नामेंट होता है, जिस दिन कॉन्टेस्ट है, उस दिन सुबह के समय होती है और ये तब तक प्रतियोगिता चलती रहती है जब तक कि आसमान में सिर्फ एक ही पतंग बचती है। एक बार जब ये प्रतियोगिता शुरू हो जाती है तो लोग गलियों में खड़े हो जाते हैं, गलियों को घेर लेते हैं, छतों पर चढ़ जाते हैं अपने बच्चों को चीयर करने के लिए। गलियां में भी काइट फाइटर्स भर जाते हैं, पतंग उड़ाने वाले पूरी गली को भर देते हैं, जो कि अपनी पतंग की डोर को झटक रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं और आसमान की तरफ आंखें मूंद कर देख रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि एक ऐसी जगह मिल जाए जहां से वो अपने विरोधी की पतंग को काट सके। हर एक काइट फाइटर का एक असिस्टेंट होता है और यहाँ पर आमिर आगा का एक असिस्टेंट है, वो है उसका साथी हसैन। हसैन हमेशा स्पूल को संभालता है, स्पूल जिसमें पतंग की डोर लिपटी हुई होती है और हमेशा डोर को बांधने का काम करता है। पर मज़ा तो तब शुरू होता है जब पतंग सबसे पहली पतंग कटती है। उस समय काइट रनर्स गलियों से निकल कर आते हैं। काइट रनर्स वो बच्चे होते हैं जो पतंग, टूटी हुई पतंग का हवा के साथ पीछा करते हैं। ये पतंग आस पड़ोस से गुजरते हुए धीमी धीमी कर कर या तो किसी खेत में गिर जाती है या फिर किसी की ज़मीन पर गिरती है या किसी पेड़ पर या किसी के छत पर, और यही काइट रनर्स इनको पकड़ते हैं। इनको काइट रनर्स कहा जाता है। और ये पकड़ करने की जो होड़ है ये कभी कभार बड़ी ही भयानक हो जाती है। इन काइट रनर्स का झुंड गलियों को भर देता है और धक्का मुक्की कर कर, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर कर ये काइट रनर्स आगे बढ़ते हैं उस पतंग को पाने के लिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि स्पेन में होता है। आमिर आगा ने एक बार पढ़ा हुआ है कि स्पेन में क्या होता है कि स्पेन के लोग एक खेल में बुल के सामने दौड़ा करते हैं। आमिर आगा एक इंसिडेंट बताता है। कह रहा है वो आमिर आगा कि एक साल पहले की बात है, पड़ोस का ही एक बच्चा एक पेड़ पर चढ़ा था एक पतंग को पाने के लिए। उसके वजन से वो पतंग नीचे गिर गई, उसके वजन से वो पेड़ की डाली नीचे गिर पड़ी और वो करीबन 30 फीट नीचे आकर गिरा। उसे बहुत ज़्यादा चोटें भी आई, पर लेकिन जब वो पेड़ से नीचे गिरा तो उसके हाथ में तब भी पतंग थी। और काइट रनर्स के हाथ में अगर कोई पतंग लग जाए तो कोई दूसरा उससे पतंग नहीं ले सकता। ये नियम नहीं है बल्कि एक रिवाज है अफगानिस्तान के इस टूर्नामेंट का। अब किसी भी काइट रनर्स के लिए, जो काइट रनर्स यानी काइट का जो पीछा करते हैं, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण इनाम सबसे लास्ट वाली काइट होती है जो आसमान में उड़ती हुई नज़र आती है। यानी विंटर टूर्नामेंट यानी इस प्रतियोगिता में जो आखिरी पतंग बचती है और वो कट कर नीचे गिरती है, वो आखिरी पतंग ही काइट रनर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राइज होता है, जो उनके लिए सम्मान की तरह है, जिसको वो अपने घर में मेहमानों को दिखाने के लिए सजा कर रखते हैं। साथ ही इसमें बताया हुआ है कि जब आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है पतंगों से और सिर्फ 2 ही पतंगें बचती हैं, तो उस समय हर काइट रनर्स अपने आप को तैयार करता है इस मौके को पाने के लिए, इस इनाम को पाने के लिए, इस पतंग को पाने के लिए। वो अपने आप को एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से वो अपने आप को शुरू कर सके और उस पतंग को पकड़ने के लिए अपने मसल्स को, अपने मांसपेशियों को वो ढीला करते हैं, यानी थकावट को दूर करते हैं और अपनी गर्दन को मरोड़ते हैं, अपनी तीखी नज़रों से उस पतंग की ओर घूरते हैं। और जैसे ही पतंग कटती है, इनकी जो पतंग पाड़ने की जो होड़ है, जो लड़ाई है, वो शुरू हो जाती है। और ये लास्ट काइट जैसे ही कटी तो सभी लोग सभी काइट रनर्स अपना कंट्रोल खो देते हैं। आमिर आगा कहता है कि सालों से मैंने बहुत से लोगों को देखा है पतंग को पीछा करते हुए, पर लेकिन हसैन एक ऐसा काइट रनर्स है जो सभी महान है, सभी
महान काइट रनर्स में से एक है जिसको मैंने आज तक देखा है। अब मैं इस बात से हैरान हूँ कि हसैन उस जगह पर कैसे पहुँच जाता है जहाँ पर काइट हो। मतलब काइट गिरने से पहले ही हसैन उस जगह पर पहले ही पहुँच जाता है। जैसे कि उसे तो पता ही है कि जैसे उसके अंदर कोई इनर कंपास लगा हुआ है, कोई कंपास जो उसे दिशा दिखाता है, बताता है कि कहाँ पर काइट गिरने वाली है। खैर, फिर एक दिन टूर्नामेंट का जो दिन है वो शुरू हुआ। अभी तक देखो यहाँ तक बताया गया कि टूर्नामेंट में होता क्या है। अब टूर्नामेंट शुरू होता है। ये टूर्नामेंट जब शुरू हुआ तो गलियाँ जो है वो बर्फ़ से चमचमा रही थी, ठीक है, चमक रही थी। आसमान भी नीला लग रहा था। बर्फ़ ने हर छत को ढक रखा था, बिल्कुल एक कंबल की तरह। और ये पेड़ों की डालियों को वजन से भर रखा था। ये पेड़ थे मलबरी के पेड़ जो सड़कों और गलियों में एक लाइन से लगाए हुए थे। आमिर कहता है कि मैंने बाबा को प्रार्थना करते हुए सुना। वो धीमी आवाज़ में प्रार्थना कर रहे थे और वो हमेशा ऐसे ही प्रार्थना करते हैं जब भी मैं घर से निकलता हूँ। मैंने कभी गलियों को इतनी बुरी तरीके से लोगों से भरा हुआ कभी नहीं देखा। यहाँ पर बच्चे स्नोबॉल से खेल रहे थे, स्नोबॉल्स को उछाल रहे थे, चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे और मतलब खेल कर रहे थे। और काइट फाइटर्स क्या कर रहे थे? अपने पूल होल्डर यानी जिसमें डोर को लिपेटा जाता है उसको संभाल रहे थे, उसको सही कर रहे थे, सब कुछ अपनी चीज़ों को जांच रहे थे। और प्रतियोगिता शुरू होने से कुछ लास्ट मिनट पहले ही अपनी तैयारियां कर रहे थे। पास की गलियों से ही मैं लोगों के हंसने की और बातें करने की आवाज़ें सुन सकता था। पहले ही छतें दर्शकों से भर चुकी थी। सभी दर्शक लोन चेयर्स पर बैठकर इस नज़ारे का आनंद लेने वाले थे। कुछ थर्मस से गरम गरम चाय पी रहे थे। कुछ लोग अहमद ज़ाहिर के गानों की कैसेट सुन रहे थे, यानी गाने सुन रहे थे। मैंने अपनी नज़र घुमाई और छत की तरफ देखा जहाँ पर बाबा और रहीम खान एक बेंच पर बैठे हुए थे। दोनों ने वूल से बना हुआ स्वेटर पहना हुआ था और वो गर्मा गर्म चाय पी रहे थे। बाबा ने मेरी तरफ हाथ हिलाया और मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो किसकी तरफ हाथ हिला रहे थे, मेरी तरफ या हसैन की तरफ। हसैन ने कहा कि चलो अब हमें शुरू करनी चाहिए, यानी पतंग को उड़ाने की शुरुआत हमें करनी चाहिए। हसैन ने उस समय रबर से बने हुए स्नो बूट्स पहने हुए थे, यानी जूते पहने हुए थे। उसने ग्रीन चपन पहनी हुई थी। चपन यहाँ पर एक तरीके का कोट है, ठीक है, कोट पहना हुआ था जिसके नीचे एक मोटा सा स्वेटर भी हसैन ने पहना हुआ था। एक फीकी पड़ चुकी पैंट पहनी हुई थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर गिर रही थी। मैंने देखा कि उसकी सूरज की रोशनी में उसका पिंक कलर का वो चोट अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। अचानक मैंने अपने नाम इस प्रतियोगिता से वापस लेना चाहा। मैंने सभी सामान को पैक करना चाहा और घर वापस लौटना चाहा। पर लेकिन ये सोच क्या रहा था? मैं ये सोच रहा था उस समय कि मैंने अपना नाम इसमें लिखाया ही क्यों है, मैं इसमें क्यों जा रहा हूँ इस प्रतियोगिता में, जबकि मैं इस प्रतियोगिता का परिणाम जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इसको जीत नहीं सकता। बाबा मुझे छत से देख रहे थे। मुझे उनकी नज़र महसूस हो रही थी, ऐसे जैसे कि कोई सूरज की गर्मी महसूस कर रहा हो। ये तो बड़े पैमाने पर मेरी हार हो सकती है, ठीक है, इस जगह सभी लोगों के सामने हारने पर मेरी बड़े पैमाने पर हार होगी। मैंने कहा कि मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं है, यानी मुझे ये भी यकीन नहीं है कि मैं पतंग उड़ाऊंगा भी आज या नहीं। पर लेकिन हसैन ने मुझसे कहा आज बड़ा ही सुंदर दिन है। मैंने कहा कि आमिर आगा क्या करता है? आमिर आगा कहता है कि मैंने अपने पैरों को पीछे किया और अपनी नज़रों को छत से हटाने की कोशिश की, क्योंकि छत पर बाबा थे। मैं नहीं जानता था उसने हसन से कहा कि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना है, शायद हमें अब घर लौट जाना चाहिए। तो इस पर हसन क्या जवाब देता है? उसका साथी हसन कहता है कुछ धीमी वॉइस में, जिससे क्या होता है कि आमिर आगा अपने कदमों को पीछे कर लेता है। उस धीमी आवाज़ को सुनकर उसे थोड़ा सा डर लगता है।
आमिर आगा ने कहा था यहाँ पर कि याद करो, ये याद रखो ये बात कि यहाँ पर कोई राक्षस नहीं है, ये एक सुंदर दिन है और तुम यहाँ से पीछे नहीं जा सकते। आमिर आगा कहता है कि मैं उसके लिए एक खुली किताब कैसे हो सकता हूँ, खुली किताब कैसे हो सकता हूँ। ज़्यादातर क्या हुआ है, ज़्यादातर समय में मैंने ही ज़्यादातर समय ये मैं नहीं लगा सकता कि हसैन के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं था जो स्कूल गया था, मैं था जिसने पढ़ाई की, मैं था जो स्मार्ट था, पर लेकिन हसैन जिसने फर्स्ट ग्रेड की पढ़ाई भी नहीं की, वो ये तक पता लगा लेता है कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। ये तो अजीब बात है मेरे लिए, पर लेकिन मुझे इस बात से संतुष्टि है कि आखिर कोई तो है मेरे पास जो जानता है कि मुझे किसकी ज़रूरत है। यानी यहाँ पर बताया गया है इस पैराग्राफ में, जब आमिर आगा वापस लौटने की सोच रहा था तो उसका साथी हसैन इस बात को समझ चुका था कि आमिर आगा यहाँ पर डर रहा है। उसने इसको समझाने के लिए कहा कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर, कोई राक्षस नहीं है, एक अच्छा दिन है, डरो मत। तो इस पर आमिर आगा यही सोच रहा था कि इसको कैसे पता चला कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये कैसे पता लगा लेता है। पर अच्छी बात है, कम से कम कोई तो है जो मेरे बारे में इतना सोचता है। फिर आमिर आगा कहता है कि मैंने कहा कि हाँ, कोई राक्षस नहीं है, मुझे बड़ी ही शांति महसूस हुई अपने आप पर। और हसैन ने कहा कि मुस्कुराते हुए, हाँ यहाँ पे कोई राक्षस नहीं है। फिर से आमिर आगा ने कहा कि सच में जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है कि मुझे डरना नहीं चाहिए। हसैन कहता है अपनी आंखों को बंद करते हुए, मतलब आंखों को बंद करते हुए अपने चेहरे को ऊपर नीचे करते हुए, मतलब घुमाते हुए, ये कहता है कि हाँ यहाँ पर कोई डर नहीं है, डरो मत, आगे बढ़ो, कोई राक्षस नहीं है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आमिर आगा कहता है उस समय मैं बच्चों की तरफ देख रहा था, बच्चे वहीं पर गली में अभी भी बर्फ़ को एक दूसरे की तरफ उछाल रहे थे और सच में ये बहुत ही अच्छा दिन था। तो हसैन ने कहा तो चलो पतंग उड़ाते हैं। आमिर ने कहा चलो ठीक है, अब हमें करना ही है, हम पतंग उड़ाएंगे। हसैन का इस बात पर सुनते ही चेहरे पर चमक आ गई। हसैन, अब दोबारा से बता दे, हसैन आमिर आगा का दोस्त है। तो हसैन के चेहरे पर एक ब्राइटनेस, एक चमक आ गई और उसने कहा कि बहुत अच्छे आमिर। इतना कहते ही उसने पतंग को ऊपर की तरफ उठा लिया। ये पतंग लाल कलर की थी जिस पर येलो कलर के बॉर्डर्स बने हुए थे। ठीक है, यहाँ पर पतंग में आप पिक्चर में देख ही सकते हो। उसके सेंटर वाले पार्ट यानी निचले हिस्से में जहाँ पर कॉर्नर जुड़ती हैं ना, दो स्टिक जुड़ती हैं, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सैफियों के अनमिस्टेकेबल सिग्नेचर थे। यानी सैफियों के सिग्नेचर, आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में सैफियों एक सिंगर है, एक मशहूर सिंगर, बहुत पहले हुआ करते थे मशहूर सिंगर। तो उन्हीं की सिग्नेचर के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो इनकी पतंग के नीचे मिस्टर सैफियों के जो सिंगर हैं अफगानिस्तान के, उनके सिग्नेचर बने हुए थे। तो हसैन ने क्या किया, हसैन ने अपनी उंगलियों को गीला किया, उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाया और हवा को टेस्ट किया, कि हवा का पता लगाया। ऐसे कि हवा का ये पता लगाया कि हवा किस तरफ बह रही है। ठीक है, अपनी उंगलियों को गीला करके अपने मुंह में लगाकर। पर लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, जैसे कि समर के समय वो पतंग उड़ाने के से पहले क्या करता है, हसैन उस समय धूल में लात मारता है। धूल जिस तरफ उड़ेगी उससे उसे पता चल जाता है कि हवा किस तरफ बह रही है। अब स्पूल जो है आमिर आगा के हाथों से रोल होने लगा, मतलब खुलने लगा, और हसैन जो है आगे जाकर रुक गया। करीबन 50 फीट दूर जाकर हसैन रुका और वहाँ पर हसैन ने जाकर उस पतंग को ऊपर की तरफ उठा लिया, जैसे कि कोई ओलंपिक एथलीट गोल्ड मेडल को जीतने के बाद उसको ऊपर की तरफ उठाता है। मैंने जोर से 2 बार डोर में झटका दिया, ये हमारा सिग्नल था तैयार होने का, और हसैन ने फिर पतंग को ऊपर की तरफ उछाल दिया। मैंने एक लंबी सी गहरी सांस ली और फिर गहरी सांस को छोड़ दिया और फिर उस डोर को पीछे की तरफ खींचा। पर लेकिन वेट अ मिनट, हमारी पतंग अब आसमान में बड़ी तेजी से उड़ रही थी। ये आवाज़ बिल्कुल ऐसी आवाज़ निकाल रही थी जैसे पेपर की बनी हुई बर्ड अपने पंखों को फड़फड़ा रही हो। हसैन ने ताली बजाना शुरू किया, सीटी बजाई और मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। मैंने अपनी स्पूल को, यानी जिसमें डोर बांधी जाती है, उस स्पूल को उसके हाथों में पकड़ा दिया और उसने जल्दी जल्दी करके लूज स्ट्रिंग, यानी जो लूज
डोर थी, ढीली पड़ चुकी डोर थी, उसको बांध लिया, ठीक है, लिपेट लिया। करीबन 2 दर्जन काइट्स जो है आसमान में उड़ रही थी, और बिल्कुल ये ऐसी लग रही थी जैसे कोई पेपर की बनी हुई सार्क अपने शिकार को ढूंढ रही हो। करीबन घंटा ही बीता था कि ये पतंगे डबल हो गई, यानी पहले दर्जन थी अब 2 दर्जन हो गई, यानी 12 हो गई। रेड, ब्लू, येलो, अलग अलग तरीके की पतंगे आसमान में उड़ती हुई और खेल करती हुई दिखाई दे रही थी। ठंडी हवाएं मेरे बालों की से होकर गुजरी। ये हवाएं बिल्कुल सही थी पतंग उड़ाने के लिए, जो किसी भी पतंग को बड़ी ही आसानी से ऊपर की तरफ उछाल सकती है और तैरा सकती है। अगले ही पल आगे ही हसन जो है उस स्पूल को पकड़े हुआ था। उसके हाथ भी लहूलुहान हो चुके थे, यानी अब डोर को खींचते खींचते पकड़ते पकड़ते उसके हाथ भी लाल होने लगे थे। जल्द ही पतंगे कटनी शुरू हो गई। पहली पतंग जब कटी, ठीक है, सॉरी, सून द कटिंग स्टार्ट एंड द फर्स्ट ऑफ द डिफीटेड काइट वर्ल आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे ही पहली पतंग कटी, लोगों ने अपना कंट्रोल खो दिया, और ये पतंगे आसमान से बिल्कुल ऐसे गिर रही थी जैसे कोई सितारे जो है, चमकदार सितारे आसमान से नीचे गिर रहे हो। इनकी बड़ी सी पूंछ हो, और ये आस पड़ोस की जगहों पर गिर रहे थे, जिनको काइट रनर्स एक तोहफे की तरह इनको पकड़ रहे थे। मैं वहाँ से आवाज़ें सुन सकता था उन काइट रनर्स की, जो सड़कों पर दौड़कर हल्ला मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे। और किसी की तो मैंने आवाज़ सुनी कि 2 सड़कों के बीच पतंग पाने की एक होड़ मर चुकी है, मतलब झगड़ा सा हो चुका है। मैंने अपनी नज़र बाबा की तरफ बनाई रखी, जहाँ पर रहीम खान भी उनके साथ छत पर बैठे हुए थे। मैं सोच रहा था कि आखिर बाबा मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। क्या वो सच में मुझे चीयर कर रहे होंगे, या फिर मुझे इस तरीके से हारते हुए इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो साथ ही आमिर आगा बताता है कि उस समय पतंगे जो है आसमान से बड़ी ही तेज़ी से गिर रही थी, और लेकिन मेरी पतंग अभी भी आसमान में उड़ रही थी। मैं पतंग को उड़ा रहा था, पर लेकिन मेरी नज़रें अभी भी बाबा की तरफ थी। मेरे बाबा उस समय वूल से बने हुए स्वेटर में लिपटे हुए थे, यानी वूल से बने हुए स्वेटर को पहना हुआ था उन्होंने। और क्या बाबा मुझे ये देखकर हैरान है कि अब तक मैं इतनी देर तक यहाँ पर कैसे टिका हुआ हूँ सभी के सामने। हसन ने कहा कि तुम्हें अपनी पतंग से नज़र नहीं हटानी चाहिए, हम ऐसे तो हार जाएंगे। तो मैंने अपनी नज़रों को दोबारा से आसमान की तरफ उठाया, मतलब आसमान की तरफ देखा कि एक लाल पतंग बिल्कुल मेरे नज़दीक आ रही थी, मेरी पतंग की नज़दीक। और वो समय रहते ही मैंने उस पतंग को देख लिया। उस पतंग ने मेरी डोर को अटका दिया, मतलब वो पतंग मेरी डोर से अटक गई, पर लेकिन मैंने उस पतंग को ख़त्म कर दिया, यानी उस पतंग को हरा दिया, जो बड़ी ही क्रूर हो चुकी थी और मुझे मेरी पतंग को काटने की कोशिश कर रही थी। मैं उस पतंग को हरा दिया। ऊपर और नीचे सड़कों पर काइट रनर्स बड़ी ही तेज़ी से अब उन पतंगों को लेकर, उन पतंगों को जिनको वो इनाम समझते हैं, उनको लेकर दौड़ रहे थे, और हाथों में उनकी पतंग थी जिसको वो ऊपर उठाए हुए थे। इन पतंगों को वो पतंगे यानी सॉरी काइट्स, इन काइट्स को वो अपने माता पिता को दिखा रहे थे और साथ ही अपने दोस्तों के लिए। पर लेकिन सभी जानते थे कि सबसे बेहतरीन पतंग का आना अभी तक बाकी है। सबसे बिगेस्ट प्राइज वही है जो अभी तक आसमान में उड़ रही है। अब एक ब्राइट येलो काइट विथ अ कोइल वाइट टेल, मतलब एक पीली सी पतंग जिसमें वाइट कलर की टेल, पतंगों में जो पतंग होती है यानी काइट, उनके पीछे एक टेल बंधी हुई होती है, तो उसी को बताया हुआ है कि येलो कलर की काइट थी, उसमें एक टेल बंधी हुई थी, मैंने उसको काट दिया। पर लेकिन इससे क्या हुआ कि मेरी उंगलियों में जख्म हो गया, मतलब मेरी उंगली में एक कट लग गया, जिसकी वजह से मेरी हथेलियों से खून टपकने लगा। मैंने अपना जो स्ट्रिंग है यानी अपने डोर हसन के हाथों में पकड़ा दिया और उस ब्लड को सक करने लगा, चूसने लगा। और मैंने अपनी फिर फिंगर को, ब्लड को सूखने के बाद अपनी फिंगर को अपनी जीन्स से लगा दिया। घंटा ही बीता था कि अब आसमान में सिर्फ करीबन 50 से दर्जन पतंग बची थी, यानी पहले 50 पतंग थी, अब दर्जन ही पतंग बची हुई थी। और उन दर्जन पतंग में से मेरी भी एक पतंग थी। और
लगभग मैं इस पतंग को आखिर तक रखने ही वाला था। I know this part of the tournament will take a while because the guys who had lasted long the good this sorry I knew this part of tournament would take a while because the guy who had lasted this long were good. They will not easily fall into traps like the old lift and drive Hassan favorite trick. यानी हसैन अब कह रहा है कि वो जानता था कि ये टूर्नामेंट अभी काफ़ी समय तक चलने वाला है, क्योंकि जो गाइस अभी तक बचे हुए हैं वो इस पतंग को उड़ाने में बहुत ही बेहतरीन है और वो छोटे छोटे ट्रिक से आसानी से बच सकते हैं और अपनी पतंग को बचा लेंगे। और वो इतनी जो हसैन की जो फेवरेट ट्रिक्स हैं उनमें इतनी जल्दी से नहीं आने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं इस नेक्स्ट नंबर पेज पर। इस पेज और एक लास्ट पेज बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखिए उसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।